तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमिली इन पेरिस नाम की इस सीरीज की एक तरह से सेक्शन 4 के पार्ट 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका सेक्शन 1 एक तरह से जो सेक्शन एक तरह से 4 का जो पार्ट 1 था वो भी हाल ही में रिलीज़ किया गया था और इसका पार्ट 2 भी एक तरह से अब लॉन्च कर दिया गया है। तो पूरी जानकारी मैं इस सीरीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। अपकमिंग जितने एपिसोड हैं उनके एक्सप्लेनेशन, फैक्ट, डिटेल यानी पूरी जानकारी उसके बारे में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जब आप तक पहुँचती रहे। तो अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। एमिली इन पेरिस ने मंगलवार को रोमन हॉलिडे मनाया जब इसकी पूरी कास्ट नेटफ्लिक्स शो के चौथे सीजन के दूसरे भाग को लॉन्च करने के लिए इटर्नल सिटी आई। लिली कोलिंस, फिलिपिन लेरोब्यूलियो, एशले पार्क, लुकास ब्रावो, केमिली रजाट, सैमुअल अर्नोल्ड, ब्रूनो गौरी और विलियम अबादी को रोम के स्पेस सिनेमा मॉडर्नो में वैश्विक प्रीमियर से पहले कोलोसियम के सामने एक छत पर स्प्रिटर्स पीते हुए फोटो खिंचवाते हुए देखा गया। नेटफ्लिक्स की प्रचार मशीन ने एमिली इन पेरिस लोगों के साथ दर्जनों विंटेज फिएट 500 कारों का बेड़ा भी जारी किया जो मध्य रोम में घूम रहे थे, भले ही शो के नायक वेस्पास की सवारी करते हों। सीजन 4 भाग 2 एपिसोड 6 से 10 जो 12 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर आता है में एमिली और गैब्रियल की केमिस्ट्री निर्विवाद है क्योंकि वे एक मिशेलिन स्टार की ओर एक साथ काम करते हैं, लेकिन दो बड़े रहस्य उनके सपनों को खत्म करने की धमकी देते हैं। जैसे जैसे पुराने पैटर्न नई जटिलताओं से टकराते हैं, एमिली एक संभावित नए प्रेम रुचि और एक नए शहर की ओर आकर्षित होती है। एमिली इन पेरिस नेटफ्लिक्स के लिए डैरेन स्टार द्वारा बनाई गई एक अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन सीरीज। इस सीरीज में लिली कोलिंस महत्वाकांक्षी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एमिली कूपर की भूमिका में है, जो एक अमेरिकी है जो एक फ्रांसीसी मार्केटिंग फर्म को अमेरिकी दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए पेरिस जाती है। पेरिस में वह अपने काम, प्रेम जीवन और दोस्ती में चुनौतियों को दूर करने की कोशिश करती है। इस सीरीज में फिलिपिन लेरोब्यूलियो, एशले पार्क, लुकास ब्रावो, सैमुअल अर्नोल्ड, ब्रूनो गौरी, केमिली रजात, विलियम अबादी और लुसियन लेविस्काउंट भी हैं। एमटीवी एंटरटेनमेंट स्टूडियो द्वारा निर्मित और शुरुआत में पैरामाउंट नेटवर्क के लिए विकसित, जहां इसे सितंबर 2018 में सीधे सीरीज का आदेश दिया गया था, जुलाई 2020 में यह श्रृंखला नेटफ्लिक्स में चली गई। फिल्मांकन मुख्य रूप से पेरिस और उसके उपनगरों में आइली फ्रांस में होता है और अगस्त 2019 में शुरू हुआ। एमिली इन पेरिस का प्रीमियर 2 अक्टूबर 2020 को हुआ, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में मिश्रित समीक्षा मिली और फ्रांस में पेरिसियों और फ्रांसीसी लोगों को नकारात्मक रूप से स्टीरियोटाइप करने के लिए आलोचना मिली। 3 नवंबर 2020 में सीरीज को नेटफ्लिक्स द्वारा दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसका प्रीमियर 22 दिसंबर 2021 को हुआ। 4, 5, 6 जनवरी 2022 में नेटफ्लिक्स द्वारा सीरीज को तीसरे और चौथे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। 7 तीसरे सीजन का प्रीमियर 21 दिसंबर 2022 को हुआ। 8, 9 चौथे सीजन का प्रीमियर 2 भागों में होना तय है। पहला प्रीमियर 15 अगस्त 2024 को होगा, उसके बाद दूसरा 12 सितंबर 2024 को होगा। 10 आधार एमिली इन पेरिस शिकागो की एक अमेरिकी एमिली कूपर की कहानी है, जिसके पास संचार में मास्टर डिग्री है, जो एक नई नौकरी के अवसर के लिए पेरिस जाती है। उसे एक प्रतिष्ठित फ्रांसीसी मार्केटिंग फर्म में एक अमेरिकी दृष्टिकोण और सोशल मीडिया उपस्थिति लाने का काम सौंपा गया है। पेरिस में जीवन की चुनौतियों के साथ तालमेल बिठाते हुए वह अपने करियर, नई दोस्ती और सक्रिय प्रेम जीवन के बीच तालमेल बिठाती है, जिससे संस्कृतियों का टकराव होता है। कलाकार और पात्र। मुख्य लिली कोलिंस एमिली कूपर 29 वर्षीय, जो सवोयर में एक अस्थायी सोशल मीडिया रणनीति की नौकरी के लिए शिकागो से पेरिस आती है। फिलिपिन लेरोब्यूलियो सिल्वी के रूप में पेरिस में सेवोयर में एमिली की सख्त और कटु बॉस। एशले पार्क मिंडी चेन एमिली की पेरिस में पहली दोस्त, चीनी कोरियाई मूल की अमेरिकी नानी और महत्वाकांक्षी गायिका, तथा शंघाई के एक व्यवसायी की उत्तराधिकारी जिससे वह अलग हो चुकी है। लुकास ब्रावो गैब्रियल एमिली का आकर्षक पड़ोसी, चेज लावॉक्स का मुख्य शेफ, केमिली का पूर्व प्रेमी और एमिली का प्रेमी। सैमुअल अर्नोल्ड जूलियन
एमिली का फैशनेबल और नाटकीय सहकर्मी जो ल्यूक के साथ एक हास्य जोड़ी बनाता है। ब्रूनो गौरी, ल्यूक, एमिली का विचित्र सहकर्मी जो जूलियन के साथ एक हास्य जोड़ी बनाता है। केमिली रजाट केमिली के रूप में एमिली की दोस्त और गैब्रियल की पूर्व प्रेमिका जो एक आर्ट गैलरी में काम करती है और शैम्पेन की उत्तराधिकारी है। उसका परिवार, जो फ्रांसीसी कुलीन वर्ग का हिस्सा है, एक महल और अंगूर के बाग का मालिक है। विलियम अबादी एंटोनी लैम्बर्ट के रूप में सीजन 2 वर्तमान 12 आवर्ती सीजन 1 एमिली का ग्राहक जो परफ्यूम कंपनी मैसन लावॉक्स का मालिक है और सिल्वी के साथ उसका लंबे समय से संबंध है। लुसियन लेविस्काउंट अल्फी के रूप में सीजन 3 13 आवर्ती सीजन 2 और 4 एमिली की फ्रेंच क्लास में एक ब्रिटिश बैंकर और एमिली का प्रेमी 12 पुनरावर्ती। केट वाल्श, मैडलिन, शिकागो में एमिली की बॉस जो पेरिस में नौकरी नहीं कर सकती क्योंकि उसे पता चलता है कि एमिली गर्भवती है। जीन क्रिस्टोफ बुवेट, पिरे कैडॉल्ट के रूप में एक प्रसिद्ध तेजतर्रार फ्रांसीसी डिजाइनर और मैथ्यू के चाचा। चार्ल्स मार्टिन्स, मैथ्यू कैडॉल्ट, सीजन 1 से 2 एक व्यवसायी जो एमिली का प्रेमी बन जाता है। जेरेमी ओहे एरिस ग्रेगरी इलियट डुप्री, सीजन 2 वर्तमान के रूप में पिरे कैडॉल्ट के प्रतिद्वंद्वी। सेलीन मेनविले जैकलीन के रूप में सीजन 2 वर्तमान अतिथि सीजन 1 एमिली की फ्रेंच शिक्षिका। केविन डायस, बेनोइट, सीजन 2 वर्तमान मिंडी के बैंड का सदस्य और उसका प्रेमी। जिन जुआन माओ, एटियन, सीजन 2 वर्तमान मिंडी के बैंड का एक सदस्य। सोरेन ब्रेगेंडल, दा, एरिक डी ग्रूट, सीजन 2 से 3 के रूप में एक फोटोग्राफर और सिल्वी की प्रेमिका। मेलिया क्रेलिंग सोफिया साइड्रिस के रूप में सीजन 3 से 4 एक ग्रीक कलाकार जो केमिली के साथ काम करती है और जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। पॉल फॉरमन, निकोलस डी लियोन, सीजन 3 वर्तमान एक व्यवसायी और मिंडी का प्रेमी जिसके साथ वह स्विट्जरलैंड के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी। अतिथि चार्ली फॉकवेट, एफआर, कैथरीन लैम्बर्ट के रूप में एंटोनी की पत्नी। केमिली जापी, लुइस के रूप में केमिली की कुलीन माँ। क्रिस्टोफ गाइबेट, जेरार्ड, केमिली के पिता। विक्टर मुटेलेट, टिमोथी, केमिली का छोटा भाई जिसके साथ एमिली का एक रात का रिश्ता है। हाना क्लोआरेकबेली और टाइटोआन क्लोआरेकबेली सिबिल और लॉरेंट ड्यूपॉन्ट, सीजन 1 के रूप में 2 बच्चे जिनकी देखभाल मिंडी करती है। सेवॉयर के मालिक पॉल ब्रोसार्ड, सीजन 1 के रूप में अर्नॉड वियार्ड। रोहा ट्रैम्पफ, डॉग, सीजन 1 और 3 शिकागो में एमिली का पूर्व प्रेमी। पेट्रिसिया, सीजन 1 के रूप में क्लॉड पेरोन, सेवॉयर में एक कर्मचारी। इयोन बेली, रैंडी जिमर, सीजन 1 एक प्रसिद्ध होटल मालिक। अलेक्जेंड्रा यर्मक, क्लारा, सीजन 1 स्वीडिश लग्जरी बेडमेकर हेस्टेंस की प्रतिनिधि। जूलियन फ्लोरेंसिग, थॉमस, सीजन 1 सांकेतिकता का एक घमंडी फ्रांसीसी प्रोफेसर। कार्लसन यंग, ब्रुकलिन क्लार्क, सीजन 1 एक प्रसिद्ध युवा अमेरिकी अभिनेत्री। एलिजाबेथ टैन, ली, सीजन 1 और 4 मिंडी की सबसे अच्छी दोस्त जो अपनी ब्राइड्समेड्स के लिए ड्रेस खरीदने के लिए उन्हें पेरिस ले जाती है। डेविड प्रैट थियो के रूप में सीजन 1 केमिली के 2 भाइयों में से बड़ा। फेथ प्रिंस, जूडिथ रॉबर्टसन, सीजन 1 अमेरिकन फ्रेंड्स ऑफ द लवर की प्रमुख। आइजाया होजेस और क्रिस्टोफ टेक ग्रे स्पेस, सीजन 1 के रूप में अवांटगार्डे डिजाइनरों की जोड़ी। सीजन 1 2020। कुल संख्या। सीजन में न शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित मूल रिलीज की तारीख 1-1 एमिली इन पेरिस, एंड्रयू फ्लेमिंग डेरेन स्टार 2 अक्टूबर 2020। एमिली कूपर की बॉस मैडलिन शिकागो स्थित फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग फर्म गिलबर्ट ग्रुप से फ्रेंच फैशन फर्म सवोयर में जाने की तैयारी करती है जब उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है। गिलबर्ट ग्रुप एमिली को नौकरी का प्रस्ताव देता है जो अपने प्रेमी को शिकागो में छोड़कर स्वीकार कर लेती है। एमिली पेरिस चली जाती है, हालांकि वह फ्रेंच नहीं बोलती। वह अपना इंस्टाग्राम है @एमिली कूपर से बदलकर @एमिलिम्पेरिस कर लेती है और पेरिस में अपने समय का दस्तावेजीकरण करना शुरू कर देती है। एमिली अपने काम के पहले दिन की शुरुआत अपने नए सहकर्मियों की नाराजगी के साथ करती है, जो बताते हैं कि उसे केवल एक व्यापारिक सौदे के कारण काम पर रखा गया था। वह फ्रांसीसी लोगों,
जो उसके और उसके अमेरिकी तरीकों के प्रति अनिच्छुक लगते हैं, को अमेरिकी सोशल मीडिया रणनीतियों से परिचित कराती है। एमिली गलती से गलत अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करती है और अपने पड़ोसी गैब्रियल से मिलती है। जैसे जैसे एमिली पेरिस में जीवन की आदी होती जाती है, वह अनगिनत गलतियां करती है और उसके सहकर्मी उसे ला प्लॉक या द हिक उपनाम देते हैं। एमिली शंघाई की एक नानी मिंडी चेन से मिलती है और वे जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं। एमिली और उसके बॉयफ्रेंड द्वारा साइबर सेक्स करने का प्रयास करने के बाद जब कनेक्शन विफल हो जाता है, तो वह अपना वाइब्रेटर प्लग करती है और गलती से ब्लॉक की बिजली शॉर्ट सर्किट हो जाती है। 2 मर्दाना स्त्रीलिंग एंड्रयू फ्लेमिंग डैरेन स्टार 2 अक्टूबर 2020। फ्रांसीसी कार्यालय संस्कृति में फिट होने के लिए संघर्ष करने के बावजूद एमिली अपने बॉस सिल्वी को एक कार्य पार्टी में आमंत्रित करने के लिए मना लेती है, जहां वह गलती से एंटोनी लैम्बर्ट के साथ बातचीत करके सिल्वी को परेशान करती है, जो एक ग्राहक है जो सिल्वी का विवाहित प्रेमी निकलता है। सजा के तौर पर उसे रजोनिवृत्त महिलाओं के लिए एक स्नेहक वैगाजून के विपणन का काम सौंपा जाता है। फ्रांसीसी भाषा की लिंग आधारित प्रकृति से परेशान होकर एमिली उत्पाद के बारे में एक पोस्ट लिखती है, जो वायरल हो जाती है, जिससे उसे काम पर और आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एमिली का प्रेमी उसे बताता है कि उसे शिकागो लौट जाना चाहिए क्योंकि वह एक लंबी दूरी के रिश्ते से जूझ रहा है और वह पहले से नियोजित यात्रा होने के बावजूद पेरिस नहीं जाना चाहता है। वह शिकागो लौटने से इनकार करती है और रिश्ता तोड़ देती है। वह भावनात्मक समर्थन के लिए मिंडी की ओर मुड़ती है। 3 सेक्सी या सेक्सिस्ट एंड्रयू फ्लेमिंग डैरेन स्टार 2 अक्टूबर 2020। एमिली को सोशल मीडिया के लिए डे लह्योर के नवीनतम विज्ञापन की शूटिंग के लिए आमंत्रित किया जाता है ताकि वह पर्दे के पीछे की फुटेज ले सके और यह देखकर हैरान हो जाती है कि विज्ञापन में एक मॉडल पोंट एलेक्जेंडर 3 पर नग्न अवस्था में घूम रही है, जबकि सूट पहने पुरुष उसे घूर रहे हैं। वह एंटोनी से बहस करती है कि विज्ञापन लैंगिक भेदभाव वाला है, जबकि वह इसका जवाब देता है कि यह सेक्सी है, जिसके कारण एमिली एक ऑनलाइन मार्केटिंग अभियान का सुझाव देती है जिसमें परफ्यूम के ग्राहकों से पूछा जाता है कि वे क्या सोचते हैं। जब अभियान वायरल हो जाता है तो एंटोनी एमिली को धन्यवाद उपहार के रूप में ला पेरला अधोवस्त्र भेजता है। मिंडी एमिली को नए लोगों से मिलने में मदद करने के लिए एक डिनर पार्टी का प्रस्ताव रखती है, लेकिन पार्टी उग्र हो जाती है। वह एक फ्रांसीसी व्यक्ति से मिलती है और वे एक दूसरे से घुलमिल जाते हैं, लेकिन एमिली उस व्यक्ति द्वारा अपमानित किए जाने के बाद सांत्वना के लिए गैब्रियल के रेस्तरां में वापस आ जाती है। 4 चुंबन सिर्फ एक चुंबन है जो कैसावेट्स कायला अल्पेर्ट 2 अक्टूबर 2020। फूलों की दुकान पर संवाद करने में संघर्ष करते समय एमिली को कैमिली द्वारा बचाया जाता है, जो एक मिलनसार फ्रांसीसी अजनबी और गैलरी का मालिक है, जो एक आकर्षक कनेक्शन साबित होता है। जब एमिली को पता चलता है कि सिल्वी और एंटोनी काम पर बहस कर रहे हैं, तो वह यह दिखावा करके काम पर सिल्वी की विश्वसनीयता बढ़ाने की कोशिश करती है कि एंटोनी के परफ्यूम को लग्जरी होटलों के साथ जोड़ने का विचार उसके दिमाग में आया था। एक गलतफहमी के बाद जो एक विशिष्ट, शानदार रेस्तरां में उसके काम के खाने के आरक्षण को अमान्य कर देती है, एमिली गैब्रियल को अपने रेस्तरां में उनकी मेजबानी करने के लिए मना लेती है। उसकी मदद के लिए धन्यवाद के एक इशारे के रूप में एमिली उसे चूमती है और वह उसे वापस चूमता है। रेस्तरां से बाहर निकलते हुए एमिली फिर से कैमिली से टकराती है, जो बताती है कि गैब्रियल उसका प्रेमी है। 5 फॉक्स अमीस जो कैसावेट्स अली वालर और जो मर्फी 2 अक्टूबर 2020। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 20,000 से अधिक फॉलोअर्स के साथ एमिली को ड्यूरे कॉस्मेटिक्स के इन्फ्लुएंसर लंच में आमंत्रित किया जाता है, जहां ब्रांड के उत्पादों के बारे में उसके पोस्ट ड्यूरे सीएमओ ओलिविया थॉम्पसन का ध्यान आकर्षित करते हैं। एमिली, हालांकि, ओलिविया को सवोयर को फिर से अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मनाने में विफल रहती है, जिसका कारण सिल्वी को बताया जाता है। कैमिली एमिली को अपने और गैब्रियल के साथ एक रात बाहर जाने के लिए आमंत्रित करती है। गैब्रियल के साथ अकेले होने पर एमिली उसे रात की उनकी किस के बारे में भूल जाने के लिए कहती है, जिस पर वह सहमत हो जाता है। लेकिन बाद में वह स्वीकार करता है कि वह भी उसके साथ केमिस्ट्री महसूस करता है। ड्यूरे के लिए एमिली के इंस्टाग्राम पोस्ट को देखकर शुरू में नाराज सिल्वी ने मांग की कि वह अपना अकाउंट डिलीट कर दे।
6 रिंगार्डे, एंड्रयू फ्लेमिंग, मैट व्हिटेकर। 2 अक्टूबर 2020। एमिली सिल्वी और जूलियन के साथ हाउते कौटियर पियरे कैडॉल्ट के एटेलियर का दौरा करने जाती है। पियरे एमिली के हैं एंडबैग पर लगे आकर्षक आकर्षण से शर्मिंदा है और उसे फ्रेंच में बेसिक बिच कहता है, जो फर्म में उसकी विश्वसनीयता को बाधित करता है। कैफे डे फ्लोर में एमिली फ्रेंच दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर थॉमस से मिलती है। वे एक दूसरे से मिलते हैं और वह उसे अपने अपार्टमेंट में वापस बुलाती है, जहां वे सेक्स करते हैं। एमिली और थॉमस की मुलाकात गैब्रियल और केमिली से होती है और केमिली उन्हें एक तपस रेस्तरां में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। थॉमस और गैब्रियल एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। अगले दिन गैब्रियल एमिली से कहता है कि उसे लगता है कि थॉमस एक घमंडी है और उसके लायक नहीं है। एमिली को पता चलता है कि पियरे ने स्वान लेक के लिए पोशाकें डिजाइन की हैं, इसलिए वह थॉमस को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। हालांकि वह उसे यह कहकर अपमानित करता है कि स्वान लेक पर्यटकों के लिए एक बैले है। एमिली को पता चलता है कि वह एक घमंडी है, इसलिए वह उसे छोड़ देती है। वह बैले में पियरे को देखती है और उससे बात करने के लिए उसके निजी बॉक्स में चली जाती है ताकि वह सवॉयर के साथ रहे। 12-2 क्या आप सेंट ट्रोपेज का रास्ता जानते हैं? एंड्रयू फ्लेमिंग, ग्रांड स्लॉस। 22 दिसंबर 2021। एमिली सेंट ट्रोपेज में 4 सीजन होटल में रुकती है और कैमिली और मिंडी को अपने साथ आने के लिए बुलाती है। एमिली एक प्रसिद्ध फैशन पत्रकार से मिलती है जो एम. कैडॉल्ट को जानने का दावा करता है और एमिली के नए सामान के साथ प्रचार विपणन फैशन शॉर्ट्स को मॉडल करने की पेशकश करता है, जिसमें कैडॉल्ट की आदमकद आकृति उकेरी गई है। इन तस्वीरों को देखने पर इंस्टाग्राम प्रतिक्रिया कैडॉल्ट को परेशान करती है और मैथ्यू एमिली से उन्हें हटाने के लिए कहता है। कैमिली और मिंडी के साथ बाहर जाते समय एमिली को गैब्रियल का फोन आता है। कैमिली फोन उठाने से मना कर देती है और एमिली कहती है कि वह उसे बाद में कॉल करेगी। बाद में शाम को एमिली को पता चलता है कि सिल्वी सेंट ट्रोपेज आई है और होटल में एक रेस्तरां प्रबंधक लॉरेंट से विवाहित है। अगली सुबह कैमिली एमिली को एक चर्च में उसे लेने के लिए बुलाती है। एक अजनबी के साथ शाम की मुलाकात की कैमिली की योजना खराब हो गई और उसके मन में अभी भी गैब्रियल के लिए भावनाएं हैं। एमिली और उसके दोस्त घाट पर चलते हैं और पत्रकार को उसकी नौका पर पाते हैं। एमिली उसे कैडॉल्ट के बारे में झूठ बोलने के लिए माफी मांगने के लिए उन्हें जहाज पर आमंत्रित करने के लिए कहती है। लड़कियां नौका की लाउंज कुर्सियों पर आराम करती हैं। 13-3 जन्मदिन मुबारक हो। एंड्रयू फ्लेमिंग, एलिसन ब्राउन। 22 दिसंबर 2021। कैमिली एमिली को एक मोरक्कन स्नानघर में ले जाती है, जहां वह नग्न भाप स्नान के लिए अपनी सहेलियों से मिलवाती है। एमिली को छोड़कर सभी लड़कियां नग्न हैं, जो शालीनता के लिए पूरी लंबाई का सूती लबादा पहनने पर जोर देती है। बाद में एमिली और मिंडी एमिली के जन्मदिन की योजना बनाती हैं, जिसमें कैमिली और गैब्रियल को आमंत्रित किया जाता है, जहां एमिली को उम्मीद है कि वे सुलह कर लेंगे। योजना बनाने में पूरा दिन लग जाता है। शाम को आखिरकार गैब्रियल एमिली की डिनर की तैयारियों में मदद करता है। शाम की आउटडोर डिनर पार्टी के दौरान सब कुछ ठीक चलता है। कैमिली एमिली के फ्रिज से और शैंपेन लेने के लिए एमिली के अपार्टमेंट में लौटती है। जब उसे शैंपेन मिलती है तो उसे पता चलता है कि गैब्रियल का पसंदीदा फ्राइंग पैन, जिस पर उसके उत्कीर्ण नाम है, एमिली के स्टोव पर है और वह निष्कर्ष निकालती है कि एक शेफ द्वारा किसी लड़की को अपने पसंदीदा पैन पर उपहार देने से गैब्रियल के साथ कैमिली के भविष्य पर सबसे बुरा असर पड़ सकता है। वह शाम की पार्टी में वापस आती है और कहती है कि उसके पास एक टोस्ट है जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कैमिली एमिली को उसके प्रेमी के साथ संबंध रखने के लिए विश्वासघाती कहती है, जिसे एमिली नकार नहीं सकती। 14-4 जूल्स और पीटर लॉयर जो मर्फी। 22 दिसंबर 2021। एमिली फ्राइंग पैन वापस करती है और कैमिली को चैंपियर के बारे में अपनी प्रस्तुति देती है, जो अभी भी एमिली के गैब्रियल के साथ सोने से परेशान है। कैमिली जोर देती है कि प्रस्तुति फ्रेंच में होनी चाहिए और एमिली के इसे बोलने में असमर्थ होने के कारण ल्यूक को इसे संभालना पड़ता है। एमिली अपनी फ्रेंच क्लास में कीव से एक पर्यटक से मिलती है। फिर उसे लीग को बढ़ावा देने के लिए एक नया खाता बनाने का काम सौंपा जाता है। घर लौटते हुए वह गैब्रियल से टकराती है, जो कहता है
कि उसके पास लीक के लिए एक शानदार नुस्खा है और वह उसके लिए इसे बनाता है। एमिली पर्यटक के साथ खरीदारी करने जाती है, जो एक दुकानदार बन जाता है। गैब्रियल एक आर्ट गैलरी के उद्घाटन में कैमिली को पाता है और कहता है कि वह चीजों को ठीक करना चाहता है। ल्यूक एमिली को अपनी फ्रेंच सुधारने में मदद करने के लिए जूल्स और जिम से मिलने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन एमिली मेनेज ए ट्रोइस से जुड़ नहीं पाती है। एमिली एक मशीन अनुवादक का उपयोग करके अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए कैमिली को फ्रेंच में एक पत्र लिखने की कोशिश करती है, जो खराब तरीके से काम करता है। कैमिली को समझ में नहीं आता कि पत्र में क्या लिखा है और वह एमिली पर गुस्सा रहती है। लीक किसानों का विज्ञापन अभियान एक नई दिशा में आगे बढ़ता है, अमेरिका के आहार स्वास्थ्य पेय बाजार को लक्षित करता है। अपनी अगली कक्षा में एमिली लंदन के एक युवा बैंक अधिकारी से अपना परिचय कराती है। 15-5 पेरिस में एक अंग्रेज, कैटिना मदीना मोरा साराचोई 22 दिसंबर 2021। 16-6 क्वथनांक कैटिना मदीना मोरा एलिसन ब्राउन 22 दिसंबर 2021। 17-7 रसोइया, चोर, उसका भूत और उसका प्रेमी, जेनिफर अर्नोल्ड जो मर्फी 22 दिसंबर 2021। 18-8 शैम्पेन समस्याएं, जेनिफर अर्नोल्ड डैरेन स्टार 22 दिसंबर 2021। 19-9 सुगंध और संवेदनशीलता, एंड्रयू फ्लेमिंग साराचोई 22 दिसंबर 2021। 20-10 फ्रांसीसी क्रांति, एंड्रयू फ्लेमिंग ग्रांट स्लॉस 22 दिसंबर 2021। सीजन 3 2022। कुल संख्या। सीजन में न शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित मूल रिलीज की तारीख 21-1 मेरे दो प्रेमी हैं, एंड्रयू फ्लेमिंग ग्रांट स्लॉस 21 दिसंबर 2022। एमिली का सपना है कि वह एफिल टॉवर पर खड़ी हो और मैडलिन और सिल्वी दोनों के लिए काम करने के बारे में अपनी दुविधा पर चर्चा करे। जब वह इस सपने से उठती है तो पता चलता है कि वह उन दोनों के लिए काम कर रही है। एमिली को लगता है कि वह नौकरी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ऐसा करने से उसे गर्भवती मैडलिन को यह बताना पड़ेगा कि वह सिल्वी के लिए काम करना पसंद करेगी। मैडलिन ल्यूक से सच्चाई जानती है और बाद में उस शाम वह एफिल टॉवर में एक बिजनेस डिनर में बाधा डालती है, जहां सिल्वी की नई कंपनी एक संभावित ग्राहक को प्रस्ताव दे रही है, जो एमिली के संपर्कों में से एक है। मैडलिन का पानी टूट जाता है और उसे एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जाता है। सिल्वी एमिली को नौकरी से निकाल देती है, जो अल्फी के लिए आयोजित विदाई पार्टी में देर से पहुंचती है। 22-2 ये सब किसके बारे में है? एंड्रयू फ्लेमिंग एलिसन ब्राउन 21 दिसंबर 2022। मैडलिन जैक नाम के एक बच्चे को जन्म देती है और एमिली उसकी वफादारी साबित करने की कोशिश करती है। वे सवोयर के एक ग्राहक से मिलते हैं, लेकिन सिल्वी भी आ जाती है। मैडलिन उन्हें बताती है कि वे अपने अनुबंधों में एक गैर प्रतिस्पर्धा खंड के कारण सवोयर के ग्राहकों को नहीं ले सकते हैं, जिससे सिल्वी की नई कंपनी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि इसका मतलब है कि उनका एकमात्र शेष ग्राहक पियरे कैडॉल्ट होगा। एमिली को पता चलता है कि अल्फी अब एंटोनी के लिए उसके नए सीएफओ के रूप में काम कर रहा है, लेकिन वह उसे नहीं बताना चाहती। एमिली और ल्यूक मैडलिन को सवोयर के अध्यक्ष के रूप में सिल्वी को फिर से नियुक्त करने के लिए मनाते हैं। सिल्वी मना कर देती है, लेकिन तुरंत पता चलता है कि उसके पास कोई ग्राहक नहीं है, क्योंकि पियरे कैडॉल्ट ने अपनी कंपनी को लग्जरी समूह जेवीएमए को बेच दिया है, जो उनके मार्केटिंग को इनहाउस संभालता है। बाद में जेवीएमए सिल्वी से संपर्क करता है, उसे कंपनी में एक पद की पेशकश करता है, जिसमें उसे अपने कर्मचारियों को साथ लाने की अनुमति शामिल है, लेकिन वह ल्यूक और जूलियन के साथ चर्चा करने के बाद मना कर देती है। पेरिस में संक्रांति की रात है और एमिली मिंडी का माइक्रोफोन लेकर अल्फी के लिए गाना गाती है, ताकि वह उसे बता सके कि वह उसकी कितनी परवाह करती है, जिससे दोनों के बीच सुलह हो जाती है। 23-3 कुडिएटैट, एंड्रयू फ्लेमिंग जो मर्फी 21 दिसंबर 2022। सिल्वी को उसके मकान मालिक ने बेदखल करने की धमकी दी है, क्योंकि वह अपने अपार्टमेंट को ऑफिस के रूप में इस्तेमाल कर रही है। ल्यूक की मदद से वह मैडलिन और एमिली को छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए सवोयर बिल्डिंग के बिल्डिंग मैनेजर से बात करती है। मिंडी को क्लब में परफॉर्म करने में घबराहट होती है और उसे पता चलता है कि बेनोइट के साथ सेक्स करने से मदद मिलती है। कैमिली और गैब्रियल के बीच तब से समस्याएं आ रही हैं जब से वह यहाँ आई है, और अल्फी की मदद से वे रेस्तरां में एक रोमांटिक डिनर करते हैं। सवोयर बिल्डिंग में लिफ्ट और हीट में तोड़फोड़ के बाद
मैडलिन एमिली को बताती है कि गिलबर्ट ग्रुप ने उन्हें बिल्डिंग छोड़ने और उसके होटल में काम करने की मंजूरी दे दी है। अगले दिन एमिली को पता चलता है कि मैडलिन शिकागो लौटने की योजना बना रही है और उसने उसके लिए हवाई जहाज का टिकट भी खरीदा है। एमिली मैडलिन से कहती है कि वह पेरिस में रहना चाहती है और अपने पद से इस्तीफा दे देती है। एपिसोड का अंत सिल्वी और उसकी टीम के अपनी पुरानी बिल्डिंग में लौटने और ग्रेटो नाम की एक नई कंपनी की स्थापना करने और एमिली के अलविदा कहने के बाद मैडलिन के होटल से बाहर निकलने के साथ होता है। 24/4 लाइव फ्रॉम पेरिस, इट्स एमिली कूपर, एरिन एहलिच सारा चोई 21 दिसंबर 2022। बेरोजगार होने के बाद एमिली पेरिस में व्लॉगिंग करना शुरू कर देती है। उसे व्यस्त रहने की जरूरत है। इस बीच उसे गैब्रियल के रेस्तरां में एक वेट्रेस के रूप में अस्थायी रूप से काम पर रखा जाता है। फिर भी जब वह गलती से अपनी सीमित लेकिन बेहतर फ्रेंच के कारण एक ग्राहक को एलर्जी की प्रतिक्रिया का कारण बनती है, तो उसे गैब्रियल द्वारा नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिससे उसे एहसास होता है कि यह उसके लिए सही स्थिति नहीं है। ल्यूक और जूलियन सिल्वी को बताते हैं कि उन्होंने एक ग्राहक के लिए एमिली के विचारों का इस्तेमाल किया, जिससे वह असहज हो गई। हालांकि केमिली की मां से बात करने के बाद वह एमिली को खोजने और उसे फिर से काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित महसूस करती है। एमिली के साथ अपने समझौते का सम्मान न करने के लिए केमिली को दोषी महसूस होता है और आर्ट गैलरी में सोफिया नामक एक कलाकार उसमें रोमांटिक रुचि दिखाती है। 25/5 ऊ लाला लिस्टे, एरिन एहलिच रॉबिन शिफ 21 दिसंबर 2022। एमिली अपने कार्य वीजा आवेदन से निपट रही है क्योंकि उसे निर्वासित होने का डर है और वह ग्रेटो को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश करती है। अल्फी को एक नया अपार्टमेंट मिलता है और एक गृह प्रवेश पार्टी होती है, जहां एमिली कैमिली को छत पर सोफिया को चूमते हुए देखती है। जेवीएमए से निकोलस और मिंडी एक दूसरे को देखते हैं और वे पुराने बोर्डिंग स्कूल के साथ ही निकलते हैं, जिससे बेनोइट ईर्ष्या करता है क्योंकि निकोलस मिंडी में रुचि रखता है। एमिली ने छत पर जो कुछ देखा उसे मिंडी के साथ साझा किया, लेकिन मिंडी ने सुझाव दिया कि उसे इसमें शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि उसे पहले कैमिली और गैब्रियल के बीच ब्रेकअप के लिए दोषी ठहराया गया था। मिंडी पहली बार बेनोइट के साथ प्रदर्शन करने वाली होती है जब उसे निकोलस से फूल मिलते हैं, जिससे बेनोइट उससे संबंध तोड़ लेता है। एमिली ला लिस्टे में गैब्रियल के साथ दिखाई देती है, जो सिल्वी को परेशान करता है। 26/6 एक्स प्रोवेंस, पीटर लॉयर लिज एनी 21 दिसंबर 2022। एमिली एक डील पक्की करने के लिए गैब्रियल और अल्फी के साथ बोनिक्स, प्रोवेंस में एंटोनी के बस्ती में जाती है। अल्फी और एमिली को गैब्रियल द्वारा एक रेस्तरां में आमंत्रित किया जाता है, जहां वह जाना चाहता है, लेकिन एंटोनी अल्फी को अंतिम समय पर रद्द करने के लिए कहता है। भोजन के बाद एमिली असहज महसूस करती है जब वेटर उन्हें एक जोड़ा मानता है। लॉरेंट आता है, एरिक को परेशान करता है, जो पेरिस के लिए निकल जाता है। उस रात सिल्वी और लॉरेंट पर मधुमक्खियों द्वारा हमला किया जाता है और वे कपड़े उतारकर पूल में कूदकर भाग जाते हैं, जहां वे सेक्स करते हैं। एमिली को पता चलता है कि एक गलती ने एंटोनी के अधिकांश परफ्यूम, जूस को बर्बाद कर दिया है। वह सुझाव देती है कि लाभ को अधिकतम करने के लिए अच्छे बैच को सीमित संस्करण के रूप में जारी किया जाना चाहिए, जिस पर एंटोनी झिझक के बाद सहमत हो जाता है। कैमिली सोफिया के साथ अपना संबंध जारी रखती है, जो उसे वापस ग्रीस आमंत्रित करती है। कैमिली यह कहते हुए मना कर देती है कि वह अभी भी गैब्रियल से प्यार करती है। सोफिया जवाब देती है कि एक से अधिक लोगों से प्यार करना संभव है। इवेंट के बाद एल्फी एमिली से लंच का खर्च बताने के लिए रसीद मांगती है, लेकिन उसे याद आता है कि स्टाफ ने उसे और गैब्रियल को कपल के तौर पर बधाई दी थी, इसलिए वह झूठ बोलती है और दावा करती है कि उसके पास रसीद नहीं है। एमिली और एल्फी एंटोनी द्वारा खरीदे गए सीमित संस्करण मैक्लारेन में पेरिस के लिए रवाना होते हैं। 27/7 10 दिनों में एक डिजाइनर को कैसे खोए, कैटिना मदीना मोरा जो मर्फी 21 दिसंबर 2022। निकोलस द्वारा मिंडी को पार्क में हाउ टू लूज ए गाय इन 10 डेज देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है और वह एमिली और गैब्रियल को आमंत्रित करती है क्योंकि अल्फी लंदन में है और कैमिली सोफी के साथ ग्रीस में है। निकोलस को पियरे कैडॉल्ट के साथ काम करने में कठिनाई होती है क्योंकि उनके विचार अलग अलग हैं
और एमिली ग्रेटो की मदद की पेशकश करती है क्योंकि पियरे जेवियमे के साथ असहज है। एमिली और गैब्रियल फिल्म छोड़ देते हैं क्योंकि निकोलस का एक दोस्त उन पर डोरे डालना शुरू कर देता है। वे एक गुब्बारे की प्रदर्शनी में प्रवेश करते हैं जहां वे तस्वीरें लेते हुए मौजमस्ती करना जारी रखते हैं। रात के अंत में गैब्रियल एमिली को बताता है कि कैसे कैमिली के साथ उसका रिश्ता टूट रहा है। मिंडी और निकोलस स्वीकार करते हैं कि वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं। निकोलस एमिली को कॉल करता है और ग्रेटो को बताता है कि वह पियरे को नौकरी से निकालने और उसकी जगह ग्रेगरी इलियट डुप्री को लाने की योजना बना रहा है, जिसे पियरे घृणा करता है और उम्मीद करता है। साउंड ट्रैक अक्टूबर 2020 में एशले पार्क का ला वी एन रोज, जिसे मिंडी चेन ने एपिसोड 6 में एक कैपेला के रूप में गाया था, 46 बिलबोर्ड के टॉप टीवी सॉन्ग्स चार्ट में नंबर 1 पर शुरू हुआ। 47 किड फ्रांसिस्कोली एफआर का मून, जिसे एपिसोड 4 में गाया गया था, चौथे नंबर पर शुरू हुआ और कैवेल का एपिसोड 10 से बर्स्ट इनटू फ्लेम्स 7वें नंबर पर शुरू हुआ। 47 ऑल्टर के 48 49 एक फ्रांसीसी संगीत प्रकाशक और वितरक ने साउंड ट्रैक में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्रृंखला के आधे गाने इसके कैटलॉग से थे। 50 51 जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने श्रृंखला के थीम संगीत और स्कोर की रचना की। 53 मुक्त करना सीरीज का पहला सीजन नेटफ्लिक्स द्वारा 2 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। इसके बाद 9 नवंबर 2021 को डीवीडी रिलीज की गई। 54 दूसरा सीजन 22 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था। 6 तीसरे सीजन का प्रीमियर 6 दिसंबर 2022 को पेरिस के थिएटर डेस चैम्प्स-एलिसीस में हुआ था। 55 और 21 दिसंबर को रिलीज किया गया था। 8 चौथे सीजन का प्रीमियर 2 भागों में होना है। पहला प्रीमियर 15 अगस्त 2024 को हुआ, उसके बाद दूसरा 12 सितंबर 2024 को हुआ। 10 स्वागत दर्शकों की संख्या 5 अक्टूबर 2020 के सप्ताह के लिए एमिली इन पेरिस नीलसन के अनुसार सबसे अधिक देखे जाने वाले स्ट्रीमिंग शो की शीर्ष 10 सूची में पहुंच गई। 3 मई 2021 को नेटफ्लिक्स ने खुलासा किया कि इस श्रृंखला को अपनी शुरुआत के बाद महीने में 58 मिलियन घरों द्वारा देखा गया था। 56 यह श्रृंखला रिलीज होने के बाद लगातार 40 दिनों तक यूके की शीर्ष 10 सूची में बनी रही। 57 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया एमिली इन पेरिस की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। मौसम सड़े हुए टमाटर मेटाक्रिटिक 61%, 57 समीक्षाएं, 58 18 समीक्षाएं, 59 2 61%, 23 समीक्षाएं, 60 64 11 समीक्षाएं, 61 3 67%, 18 समीक्षाएं, 62 54 10 समीक्षाएं, 63 4 59%, 27 समीक्षाएं, 64 47 11 समीक्षाएं, 65 पहले सीजन के लिए समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज ने 57 समीक्षाओं के आधार पर 61% की स्वीकृति रेटिंग की रिपोर्ट की, जिसमें औसत रेटिंग 5.710 थी। वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति में लिखा है, हालांकि फ्रांस का इसका चित्रण बहुत ही क्लिच है। सिक एमिली इन पेरिस अपने बेहतरीन रूप में रोमांटिक कॉमेडी फंतासी है, शानदार कपड़े पहने हुए और आकर्षक प्रदर्शनों से भरपूर है। 58 मेटाक्रिटिक ने पहले सीजन को 18 समीक्षाओं के आधार पर 100 में से 58 का भारित औसत स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 59 दूसरे सीजन को रॉटन टोमाटोज पर 23 समीक्षाओं के आधार पर 61% अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 5.210 है। वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति कहती है, एमिली इन पेरिस एक मीठा सूफले बना हुआ है, लेकिन यह दर्शकों को दांत दर्द दे सकता है जो एक तुच्छ रोमांच से अधिक कुछ भी चाहते हैं। 60 मेटाक्रिटिक पर दूसरे सीजन को 11 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 64 का स्कोर मिला, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 61 तीसरे सीजन के लिए समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज ने 18 समीक्षाओं के आधार पर 67% की स्वीकृति रेटिंग की रिपोर्ट की, जिसमें औसत रेटिंग 5.710 थी। वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति में लिखा है, एमिली इन पेरिस की चुलबुली देखने की क्षमता तीसरे सीजन में सपाट होने की धमकी देती रहती है।
जो अपने पहियों को घुमाने के लिए संतुष्ट लगती है, लेकिन यह गैलिक यात्रा वृत्तांत अभी भी प्रशंसकों के लिए एक सुखद यात्रा होगी। 62 मेटाक्रिटिक ने 10 समीक्षाओं के आधार पर सीजन को 100 में से 54 का भारित औसत स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 63 चौथे सीजन को रॉटन टोमाटोज पर 27 समीक्षाओं के आधार पर 57% अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 5.610 है। वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति बताती है, एमिली इन पेरिस का तुच्छ आकर्षण चौथे सीजन में कम होने लगता है, जो बदलाव के लिए कुछ गंभीर संघर्ष की कोशिश करता है, लेकिन यह इतना मनोरंजक बना रहता है कि प्रशंसक जल्द ही अपने टाइमशेयर को नहीं छोड़ेंगे। 64 मेटाक्रिटिक पर चौथे सीजन को 11 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 47 का स्कोर मिला, जो मिश्रित या औसत दर्शाता है। 65 वैरायटी के डैनियल डिएडारियो ने श्रृंखला का वर्णन एक ऐसी खुशी के रूप में किया है जो यह सवाल उठाती है कि बड़े होने का वास्तव में क्या मतलब है, एक वास्तव में आकर्षक पृष्ठभूमि के खिलाफ, और कहा कि कोलिंस एक स्वाभाविक रूप से आकर्षक कलाकार हैं, जिनका कभी भी इतना अच्छा उपयोग नहीं किया गया जितना कि यहाँ किया गया है। 66 एंटरटेनमेंट वीकली के क्रिस्टन बाल्डविन ने श्रृंखला को बी दिया और लिखा, यदि आपको 5 घंटे की दिमागी छुट्टी की आवश्यकता है तो पेरिस एक सार्थक गंतव्य है। 67 न्यूजीलैंड हेराल्ड ने शो को दृश्यात्मक रूप से मनोरम माना और कहा कि कोलिंस में एक परिआकर्षक आकर्षण है जो उसे प्यारा बनाता है, लेकिन यह भी कि शो परी फ्लॉस की तरह क्षणभंगुर है। 68 इंडीवायर की क्रिस्टन लोपेज ने कोलिंस की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह एक रत्न है, इसमें कोई गलती नहीं है, और कहा कि एमिली इन पेरिस केवल देखने लायक और अपनी प्रमुख महिला की तरह ही तुच्छ है, लेकिन पूरी श्रृंखला की आलोचना करते हुए लिखा, एमिली इन पेरिस इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करने जैसा है। यह बिना किसी गहराई के सुंदर चित्रों को देखने में समय बर्बाद करने का एक शानदार तरीका है। सीजन 4 2024 कुल संख्या सीजन में न शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित 15 मूल रिलीज की तारीख 10/16 भाग पहला 31 ब्रेक पॉइंट एंड्रयू फ्लेमिंग ग्रांट स्लॉस 15 अगस्त 2024 32 लव ऑन द रन एंड्रयू फ्लेमिंग एलिसन ब्राउन 15 अगस्त 2024 33 बहाना एंड्रयू फ्लेमिंग जो मर्फी 15 अगस्त 2024 34 ग्रे एरिया पीटर लॉयर प्रथी श्रीनिवासन और जोशुआ लेवी 15 अगस्त 2024 35 दृष्टिभ्रम का आभास देने वाली कला तकनीक एरिन एहलिज जो मर्फी 15 अगस्त 2024 भाग 2 36 टीबीए ग्रांट स्लॉस 12 सितंबर 2024 37 टीबीए एलिसन ब्राउन 12 सितंबर 2024 38 टीबीए लिज एनी और जो मर्फी 12 सितंबर 2024 39 टीबीए ग्रांट स्लॉस और रॉबिन शिफ 12 सितंबर 2024 40 टीबीए डेरेन स्टार 12 सितंबर 2024 उत्पादन विकास एमिली का चैम्बर डे बोने निवास एक शीर्ष मंजिल का गैरेट एक स्थान डे लेस्ट्रापेड एफआर ला बुलांगेरी मॉडर्न 17 एक ब्रेड और पेस्ट्री की दुकान 16 रुए डेस फॉसेसेन जैक्स एफआर रेस्तरां 18 लेस ड्यूक्स कॉम्पेरेस 18 रुए डेस फॉसेसेन जैक्स एफआर सीरीज का निर्माण डेरेन स्टार ने किया था, जिसका वायाकॉम सीबीएस के साथ बहुवर्षीय समग्र सौदा है और वह वायाकॉम सीबीएस के लिए और एमटीवी एंटरटेनमेंट स्टूडियो के माध्यम से बाहरी खरीदारों के लिए विकास करता है। 19 स्टार को टोनी हर्नांडेज के साथ एक कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करने की उम्मीद थी। जैक्स मीडिया को एक निर्माता की भूमिका में शामिल होने की सूचना मिली थी। 11, 20, 21, 22, 5 सितंबर 2018 को यह घोषणा की गई कि पैरामाउंट नेटवर्क ने प्रोडक्शन को 10 एपिसोड वाले पहले सीजन के लिए एक सीरीज का ऑर्डर दिया था। 13 जुलाई 2020 को यह बताया गया कि श्रृंखला पैरामाउंट नेटवर्क से नेटफ्लिक्स में चली जाएगी। 11 नवंबर 2020 को नेटफ्लिक्स ने दूसरे सीजन के लिए सीरीज का नवीनीकरण किया। 4 ढलाई 3 अप्रैल 2019 को लिली कोलिंस को एमिली के रूप में चुना गया। 13 अगस्त 2019 को एशले पार्क मुख्य कलाकारों में शामिल हो गई थीं। 25
19 सितंबर 2019 को फिलिपीन लेरोब्यूलियो, लुकास ब्रावो, सैमुअल अर्नोल्ड, केमिली रजात और ब्रूनो गौरी प्रमुख भूमिकाओं में कलाकारों में शामिल हुए, जबकि केट वाल्श, विलियम अबादी और अर्नोल्ड वियार्ड को आवर्ती भूमिकाओं में लिया गया। 24 मई 2021 को लुसियन लेविस्काउंट को एक आवर्ती भूमिका में लिया गया, जबकि अबादी को दूसरे सीजन के लिए सीरीज रेगुलर में पदोन्नत किया गया। 10 अप्रैल 2022 को लेविस्काउंट को तीसरे सीजन के लिए सीरीज रेगुलर में पदोन्नत किया गया। 13 फिल्माने पहले सीजन के लिए मुख्य फोटोग्राफी पेरिस और उसके उपनगरों में अगस्त 2019 में शुरू हुई। 27 अतिरिक्त फोटोग्राफी नवंबर 2019 में शिकागो में हुई। 28 5वें एरोंडिसेमेंट में प्लेस डे लेस्ट्रापेड में कई दृश्य फिल्माए गए हैं, जिनमें एमिली का अपार्टमेंट, रेस्तरां, लेस ड्यूक्स कॉम्पेरेस, 29, 30, 31 और बेकरी, ला बोलेंगरी मॉडर्न शामिल हैं। 32 कुछ दृश्य सेंट डेनिस के एक फिल्म स्टूडियो परिसर, सिटे डू सिनेमा में भी फिल्माए गए हैं। 11-25 श्रृंखला में प्रदर्शित होने वाले प्रसिद्ध पेरिस के स्थलों में ले ग्रैंड वेफोर, 33 पोंट अलेक्जेंड्रे 3, पैलेस गार्नियर, एटेलियर डेस लुमियरेस, एफआर, 34 रूए डे लब्रूवोयर, एफआर, जार्डन शामिल हैं। डू लक्समबर्ग, जार्डन डू पैलेस रोयाले, कैफे डे फ्लोर और पेंथियन। एक एपिसोड को इंद्र एटलोयर विभाग के शैटो डी सोने में भी फिल्माया गया था। दूसरे सीजन के लिए फिल्मांकन 3 मई 2021 को शुरू हुआ, 36 और 19 जुलाई 2021 को समाप्त होगा। 37 दूसरे सीजन के लिए नए फिल्मांकन स्थानों में मोनाई डे पेरिस, मुसी डेस आर्ट्स फोरेंस, हुआटियन चिंगोरा, सेंट ट्रोपेज, पैलेस ऑफ वर्सेल्स, विलेफ्रेंच सुरमेर, ग्रैंड होटल डू कैप फेरेट और फ्रांस के अन्य स्थान शामिल हैं। 38, 39, 40, 41, 36 पेरिस में दूसरे सीजन के फिल्मांकन से 5वें अरोनिसमेंट में समस्याएं पैदा हो गईं। निवासियों ने चालक दल को क्रूर, धमकी भरा और बहुत दखल देने वाला माना। 42 लिली कोलिंस ने कहा कि दूसरा सीजन कोविड-19 मुक्त दुनिया में सेट किया गया था, क्योंकि निर्माताओं द्वारा यह निर्णय खुशी और हंसी के माध्यम से पलायनवाद सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था। जिन दृश्यों में भीड़ शामिल थी, कैमरे पर आने पर मास्क उतार दिए जाते थे और पूरा होने के बाद उन्हें वापस लगा दिया जाता था, जिसे कोलिंस ने कहा कि इसे पूरा करना मुश्किल था। तीसरे सीजन के लिए फिल्मांकन जून 2022 में शुरू हुआ। 43 6 जून 2023 को यह बताया गया कि लेखकों की हड़ताल के कारण चौथे सीजन के लिए फिल्मांकन में देरी हुई है। 44 चौथे सीजन के लिए फिल्मांकन 19 जनवरी 2024 को शुरू हुआ। 28 फैशन का शिकार कैटिना मदीना मोरा एलिसन ब्राउन 21 दिसंबर 2022 पीरे दुर्घटना के बाद अस्पताल में ठीक हो जाता है, जबकि ग्रेटो उसे अपनी बर्खास्तगी के बारे में नहीं बता सकता। निकोलस एक नए स्टोर के उद्घाटन के दौरान ग्रेगरी डुप्री को पियरे कैडॉल्ट के नए चेहरे के रूप में घोषित करने की योजना बनाता है, भले ही एमिली उसे सम्मान के लिए पियरे के अस्पताल से बाहर आने का इंतजार करने के लिए कहती है। सिल्वी निकोलस के पिता लुइस सिल्वी के पूर्व बॉस से मिलती है और उसे घोषणा में देरी करने के लिए कहती है। लुइस ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया जब सिल्वी उसके लिए काम करती थी। बैठक से परेशान निकोलस का दावा है कि वह अपना मन नहीं बदलेगा। गैब्रियल एमिली को फोन करता है, कहता है कि उसे एक दोस्त की जरूरत है और उसे लगता है कि ग्रीस में अन्य पुरुषों के साथ पार्टी करने की उसकी तस्वीरें देखने के बाद कैमिली उससे संबंध तोड़ लेगी। गैब्रियल यह भी कबूल करता है कि वह अभी भी एमिली से प्यार करता है। सिल्वी और एमिली ने पियरे की जगह जेवियमे द्वारा उसे लाने की खबर बताई। एमिली के पास एक विचार है, लोगों को विश्वास दिलाना कि पियरे की मृत्यु हो गई है, उसे कार्यक्रम में उपस्थित होने और यह घोषणा करने के लिए कहना कि वह जेवियमे के बिना अपना काम जारी रखेगा, जिससे डेलियन परिवार शर्मिंदा हो जाता है। अगले दिन एमिली को गैब्रियल खुश मिलता है, क्योंकि वह कहता है कि केमिली ग्रीस से वापस आ गई है और उनके बीच सब कुछ ठीक है। 29 प्यार का मौसम एंड्रयू फ्लेमिंग ग्रांट स्लॉस 21 दिसंबर 2022 अल्फी लंदन से लौटता है और एमिली निराश होती है कि उसने अपने परिवार को उनके रिश्ते के बारे में नहीं बताया। ग्रेटो का नया क्लाइंट एक रोमांस कंपनी है,
जो एक जोड़े को सार्वजनिक रूप से सगाई करने और पैसे पाने का सुझाव देती है। एमिली के हस्तक्षेप से जूलियन नाराज है, लेकिन सिल्वी उसके दावों को खारिज करती है। लॉरेंट दूर है, लेकिन वह ओपेरा में अपनी डेट पर जाकर सिल्वी को चौंका देता है। गैब्रियल कैमिली को प्रपोज करने की पेशकश करता है और रेस्तरां में एंटोनी से मदद मांगता है। कैमिली और गैब्रियल की सगाई हो जाती है और एमिली हॉट एयर बैलून का उपयोग करके एक नया विचार प्रस्तावित करती है। निकोलस मिंडी के लिए एक पार्टी तैयार करता है और एमिली उससे सुलह करने के लिए कहती है। अल्फी अपने परिवार को उसके बारे में नहीं बताने की बात कबूल करता है और वे अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने का फैसला करते हैं। 30-10 शराडे एंड्रयू फ्लेमिंग डेरेन स्टार 21 दिसंबर 2022। गैब्रियल अपने रेस्तरां का नाम अपनी दादी गिगी के नाम पर रखता है, जो कैमिली को नापसंद करती है। एमिली चाहती है कि गैब्रियल के रेस्तरां में मिशेलिन स्टार हो और ल्यूक अपने पूर्व मैरियन, जो एक खाद्य समीक्षक है, से भोजन चखने और स्टार प्रदान करने के लिए संपर्क करता है। अल्फी मिंडी को बताती है कि निकोलस ने एमिली को एक पार्टी से बाहर निकाल दिया है और वह निकोलस से भविष्य के लिए बलिदान की आवश्यकता के बारे में बात करती है। सिल्वी को लॉरेंट बताता है कि वह निकोलस के पिता लुइस डेलियन के साथ पेरिस में एक क्लब खोलना चाहता है। जब एमिली एक अभियान विचार में शामिल हो जाती है, तो जूलियन परेशान हो जाता है और वह उस पर चिल्लाता है और चला जाता है। मिंडी और निकोलस गैब्रियल और कैमिली की सगाई की पार्टी में जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन बेनोइट आता है और यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट में उसके लिए एक गाना प्रस्तुत करता है। गैब्रियल और कैमिली पार्टी में शादी करने का फैसला करते हैं और सभी लोग समारोह के लिए इकट्ठा होते हैं। कैमिली गैब्रियल को उसकी प्रतिज्ञाओं के दौरान बाधित करती है, कहती है कि वह जानती है कि वह एमिली से प्यार करता है और उसने उसके साथ उसका पीछा न करने का वादा तोड़ दिया है। एल्फी एमिली से रिश्ता तोड़ लेता है, उसे शक होता है कि उनके बीच कुछ चल रहा है और वह उसकी दूसरी पसंद नहीं होगा। बाद में एमिली और गैब्रियल इस बारे में चर्चा करते हैं कि वे एक दूसरे के बारे में कैसा महसूस करते हैं और गैब्रियल कबूल करता है कि कैमिली ग्रीस से उनके रिश्ते को ठीक करने के लिए वापस नहीं आई थी, वह उसे यह बताने के लिए वापस आई थी कि वह गर्भवती है। 7-7 फ्रेंच समापन एंड्रयू फ्लेमिंग एमिली गोल्डविन और सारा चोई 2 अक्टूबर 2020। एमिली की राइडशेयर कार नहीं आने के कारण गैब्रियल उसे मोपेड लेकर क्लब में ले जाता है, जहां अमेरिकी अभिनेत्री ब्रुकलिन पार्टी कर रही होती है। वे ब्रुकलिन को नशे में पाते हैं और वह उन्हें फिर से छोड़ देती है। एमिली और गैब्रियल होटल प्लाजा एथेने जाते हैं, जहां ब्रुकलिन रहती है, लेकिन फ्रंट डेस्क क्लर्क सहयोग नहीं करता है और ब्रुकलिन का कमरा नंबर नहीं बताता है। सिल्वी आती है और क्लर्क को बदनामी और होटल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है अगर प्रसिद्ध अभिनेत्री को नुकसान पहुंचाया गया। वह अनिच्छा से उन्हें कमरे में ले जाता है और दरवाज़ा खोलता है। 8-8 परिवार चक्कर एंड्रयू फ्लेमिंग ग्रांड स्लॉस 2 अक्टूबर 2020। कैमिली एमिली को लंच पर आमंत्रित करती है और पूछती है कि क्या सवोयर उसके परिवार के शैंपेन वाइनयार्ड को क्लाइंट के रूप में ले सकता है। मिंडी की दोस्त और 5 दुल्हन की सहेलियां शादी के कपड़े खरीदने के लिए पेरिस में हैं। कैमिली एमिली को अपने परिवार से मिलने के लिए उनके महल में आमंत्रित करती है। गैब्रियल एमिली को उनके साथ वीकेंड ट्रिप पर शामिल होने से आश्चर्यचकित करता है, जिससे एमिली असहज हो जाती है। एमिली वाइनरी का दौरा करती है और कैमिली के छोटे भाई टिमोथी से मिलती है। गैब्रियल ने कैमिली की मां के व्यवसाय ऋण प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एक क्लब में जहां मिंडी की गर्लफ्रेंड पार्टी कर रही है, वे उसे मंच पर वह गाना गाने के लिए मजबूर करते हैं जो उसने चाइनीज पॉपस्टार पर गलत गाया था। महल में वापस कैमिली और उसकी मां बहस कर रहे हैं, इसलिए एमिली पूल के पास शरण लेती है, जहां टिमोथी उसके साथ शामिल होता है। वे शैंपेन पीते हैं और अंतः सेक्स करते हैं। नाश्ते में उसे पता चलता है कि टिमोथी वह भाई नहीं है जिसका कैमिली जिक्र कर रही थी। इसके बजाय यह उसका छोटा 17 वर्षीय भाई था। एमिली की मुलाकात थियो से होती है, जो कैमिली का बड़ा और उम्र के हिसाब से ज्यादा सही भाई है। एमिली को आखिरकार कैमिली की मां को अपना आइडिया बताने का मौका मिलता है। 9-9 पेरिस में एक अमेरिकी नीलामी पीटर लॉयर एलिसन ब्राउन 2 अक्टूबर 2020। सिल्वी एमिली के कैमिली के परिवार की शैंपेन बेचने के विचार से प्रभावित नहीं है।
एमिली अमेरिकन फ्रेंड्स ऑफ द लवर AFL की सदस्य जूडिथ रॉबर्टसन से मिलती है। वह एमिली के पियरे कैडॉल्ट के साथ संबंधों के बारे में जानती है और पूछती है कि क्या पियरे AFL के धन उगाहने वाले लाभ के लिए नीलामी के लिए एक पोशाक दान करने के लिए तैयार हो सकता है। एमिली ड्रेस दान के बारे में पूछने के लिए एक बैठक की व्यवस्था करने के लिए मैथ्यू कैडॉल्ट को बुलाती है। वे कैमिली की गैलरी में एक कला उद्घाटन में मिलने के लिए सहमत होते हैं। सिल्वी और ल्यूक भी कैमिली से मिलने उद्घाटन में पहुंचते हैं। AFL नीलामी में ग्रे स्पेस, जिसमें 2 अवांटगार्डे फैशन डिजाइनर शामिल हैं, दिखाई देते हैं और पियरे की पोशाक के लिए बोली लगाते हैं। जैसे ही एमिली मंच पर पोशाक तैयार करती है, ग्रे स्पेस उसे पब्लिसिटी स्टंट के रूप में पेंट से मार देता है, जिससे दर्शक चौंक जाते हैं। अगले दिन स्टंट सभी अखबारों और ऑनलाइन में दिखाया जाता है। पियरे दुखी होता है और बिस्तर पर लेट जाता है। एमिली घटना को सकारात्मक रूप से पेश करने की कोशिश करने के लिए उससे मिलने जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जैसे ही वह पियरे के घर से निकलती है, उसकी मुलाकात मैथ्यू से होती है, जो उसके साथ छेड़खानी करता है। 10-10 कूटो रद्द करें। पीटर लॉयर ग्रांट स्लॉस 2 अक्टूबर 2020। मैथ्यू और एमिली डेट पर जाते हैं, लेकिन पियरे उन्हें बीच में रोक देता है, जो अपने फैशन शो को रद्द करने की धमकी देता है। पियरे अपने एटेलियर में बंद है और टूटने की कगार पर है और अपना नया कलेक्शन किसी को नहीं दिखाएगा। सिल्वी एमिली पर उसका आत्मविश्वास हिलाने का आरोप लगाती है और उसे नौकरी से निकाल देती है। अगले दिन पियरे एमिली से मिलने का अनुरोध करता है। सिल्वी उसके साथ पियरे से मिलने जाती है। एटेलियर में वे पियरे के नए कलेक्शन की एक ड्रेस देखते हैं। अपने फैशन शो को लॉन्च करने के लिए एक जगह की जरूरत में पियरे अपने नए कलेक्शन को दिखाने के लिए अपने पुराने वेन्यू के बाहरी हिस्से को हाईजैक कर लेता है, जिसे अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है और वह फैशन वीक का सबसे मशहूर व्यक्ति बन जाता है। जश्न मनाने के लिए एमिली मैथ्यू और पियरे के लिए गैब्रियल के रेस्तरां में डिनर का आयोजन करती है। मिंडी मेजबानी करने के लिए सहमत हो जाती है और हफ्ते में 2 रात ड्रेग बार में गाती है। हालांकि उसके नियोक्ता उसे इसके लिए नौकरी से निकाल देते हैं, इसलिए वह एमिली के साथ रहने लगती है। अपना रेस्तरां खोलने के अपने सपने को पूरा करने के लिए गैब्रियल नॉर्मैंडी वापस जाने का फैसला करता है। यह महसूस करते हुए कि यह पेरिस में गैब्रियल की आखिरी रात हो सकती है, एमिली और गैब्रियल सेक्स करते हैं। हालांकि बाद में एंटोनी ने अपने रेस्तरां के विचार में निवेश करने का फैसला किया, इस प्रकार गैब्रियल को पेरिस में ही रहने दिया। सीजन 2 2021। कुल संख्या। सीजन में न शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित मूल रिलीज की तारीख 11/1 वॉलेसवॉस काउचर एवेक मोई एंड्रयू फ्लेमिंग डेरेन स्टार 22 दिसंबर 2021। एमिली गैब्रियल के साथ अपने संबंध और उसकी अब पूर्व प्रेमिका कैमिली के साथ अपनी दोस्ती के बाद उलझन में है। इससे भी बदतर, एमिली ने मैथ्यू के साथ सेंट ट्रोपेज के लिए एक सप्ताहांत की छुट्टी की योजना बनाई है। कैमिली के परिवार के शैंपेन ब्रांड चैंपियर का विज्ञापन खाता ल्यूक को जाता है, भले ही एमिली का मानना है कि उसने सेवियर को नया व्यवसाय दिलाया। कैमिली मार्केटिंग अभियान पर चर्चा करने के लिए आती है, हालांकि वह, सिल्वी और एमिली इसके बजाय दोपहर के भोजन के लिए जाती हैं। कैमिली एमिली के साथ ड्रेग बार में एक रात बाहर जाने के लिए टीम बनाती है, जहां वे पहले गए थे, जहां एमिली की नई रूममेट मिंडी BTS के डायनामाइट का एकल संस्करण प्रस्तुत करती है। जब एमिली सेंट ट्रोपेज में अपने रोमांटिक सप्ताहांत के लिए अलग हो जाती है, तो मैथ्यू गैब्रियल के साथ उनके साथ सोने के बारे में उसकी सेल फोन पर बातचीत सुन लेता है, जो उसे परेशान करता है। जैसे ही वह उसे पेरिस से निकलने वाली ट्रेन में छोड़ता है, वह एमिली को गैब्रियल के साथ एक रोमांटिक सप्ताहांत के लिए टिकट देता है, जिसे वह कहता है कि उसे उस रोमांटिक सप्ताहांत के लिए आमंत्रित करना चाहिए जिसे उन्होंने मूल रूप से अपने लिए योजना बनाई थी। कुछ लोगों ने एमिली के चरित्र की आलोचना की। हफपोस्ट की एम्मा ग्रे ने एमिली को एक नीरस चरित्र कहा। उन्होंने कहा, शो में उसे विचित्र बनाने या उसे अधिक भरोसेमंद, आम लड़की जैसा रूप देने का प्रयास भी नहीं किया गया है। वह हमेशा बेदाग तरीके से सजी और आकर्षक पोशाकों में सजी रहती है, लेकिन चरित्र में बहुत ज्यादा आत्मविश्वास और हर गली के कोने पर नए दोस्त और प्रेमी जोड़े को आकर्षित करने की अकथनीय क्षमता के अलावा और कुछ नहीं है।
70 द गार्डियन की रेबेका निकोलसन ने श्रृंखला को 5 में से 1 स्टार दिया। अगर यह स्ट्रीमिंग युग के लिए रोमकॉम को बढ़ाने का प्रयास है तो यह अपने 6 इंच के हील्स पर गिर जाता है। 71 रेचल हैंडलर ने कहा, डैरेन स्टार ने इसे फिर से किया है। एक पूरे शो को एक पतली, धीरे धीरे भ्रमित करने वाली श्वेत महिला पर केंद्रित किया है जो मध्यम स्तर के वेतन पर खरीदे गए बेहद महंगे वस्त्रों में एक प्रमुख महानगरीय क्षेत्र की संघ की खोज कर रही है। 6 Vulture.com की सारा मोरोज ने कहा, सबसे गंभीर चूक एमिली खुद है, जो 10 एपिसोड के आर्क में शून्य व्यक्तिगत विकास दिखाती है। एमिली की क्षीणता किसी भी व्यक्ति को चकित कर देती है जो अपने मूल देश से चला गया है। 73 द वाशिंगटन पोस्ट की सोनिया राव ने एमिली की तुलना एमी शेरमेन पलाडिनो ब्रह्मांड की नायिकाओं से की। गिलमोर लड़कियों की तरह एमिली दृढ़ इच्छाशक्ति वाली है और अपनी योजनाओं के रास्ते में किसी भी चीज को आने नहीं देती है। मिच मैसेल की तरह उसकी हरकतें काफी जल्दबाजी में हो सकती हैं, लेकिन वह दर्शकों को पूरी तरह से चकित करते हुए अपने काल्पनिक परिचितों का दिल जीत लेती है। 74 अटलांटिक की मेगन गार्बर एमिली की आलोचना करते हुए लिखती हैं, एक प्रवासी जो एक पर्यटक की तरह व्यवहार करता है, वह अपनी खुद की कठोर अमेरिकीपन की पृष्ठभूमि के खिलाफ सब कुछ आकती है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे क्षण एक शो के सबूत हैं जो अपने नायक के अहंकार का मजाक उड़ाते हैं या उसके शुरुआती प्रांतीयवाद से आगे बढ़ने के लिए मंच तैयार करते हैं। लेकिन आप, जैसा कि मैं था, ज्यादातर गलत होंगे। इसके बजाय अन्य लोग उसके आसपास बदल जाते हैं। वे अनिच्छा से स्वीकार करते हैं कि उसका तरीका कठोर, प्रयासशील, आग्रहपूर्ण व्यक्तिवाद से भरा हुआ सही है। सेक्स एंड द सिटी के निर्माता डैरेन स्टार का नवीनतम शो कई कल्पनाएं बेचता है। उनमें से मुख्य यह धारणा है कि एमिली फ्रांस में अपना रास्ता बना सकती है और इसके लिए उसका सम्मान किया जाएगा। 6 फाइनेंशियल टाइम्स के लिए लिखने वाली जो एलिसन जैसे कुछ आलोचक इस बात को लेकर दुविधा में दिखे। एक ओर उन्होंने डैरेन स्टार द्वारा नारीत्व के एक ऐसे संस्करण को चित्रित करने के तरीके की प्रशंसा की जिसमें संकीर्णता, दबंगई और खरीदारी की लत को ऐसे गुणों के रूप में दर्शाया गया है जिनका जश्न मनाया जाना चाहिए। दूसरी ओर मुख्य कथानक 1940 के दशक में लिखे गए हो सकते हैं और फ्रांसीसी लोगों को नियमित रूप से व्यर्थ, आत्ममुग्ध और संकीर्णतावादी के रूप में दिखाया गया है। वह निष्कर्ष निकालती हैं, क्लिच से भरी और पूरी तरह से पुरानी डैरेन स्टार की सेक्स एंड द सिटी निस्संदेह बहुत सफल होगी। 6 कई फ्रांसीसी आलोचकों ने पेरिसियों और फ्रांसीसियों को नकारात्मक रूप से स्टीरियोटाइप करने के लिए शो की निंदा की। 77 चार्ल्स मार्टिन ने प्रीमियर में लिखा कि शो ने फ्रांसीसियों को गलत तरीके से स्टीरियोटाइप किया और चित्रित किया। आलसी व्यक्ति जो सुबह खत्म होने से पहले कभी ऑफिस नहीं पहुंचते, इश्कबाजी करते हैं और वास्तव में वफादारी की अवधारणा से जुड़े नहीं हैं, सेक्सिस्ट और पिछड़े हैं और उनका नहाने के साथ एक संदिग्ध रिश्ता है। 78 79 80 81 82 सेंस क्रिटिक के एक समीक्षक ने लिखा, एमिली इन पेरिस पेरिस की उसी तरह की अवास्तविक छवि पेश करती है जैसा कि फिल्म एमिली करती है। 83 RTL.fr ने लिखा, गॉसिप गर्ल के पेरिसियन एपिसोड या द डेविल वियर्स प्राडा के अंत के बाद से हमने शायद ही कभी फ्रांसीसी राजधानी पर इतने सांस्कृतिक प्रभाव। शो की लोकप्रियता ने कथित तौर पर पेरिस में पर्यटन को बढ़ाया है। होटल और रेस्तरां एमिली प्रभाव से लाभान्वित हुए हैं। शो में दिखाई देने वाले स्थानों के दौरे उपलब्ध हैं। पेरिस में रहने वाले एक अमेरिकी ने दर्जनों शोरगुल करने वाले एमिली इन पेरिस तीर्थयात्रियों की शिकायत की जो अब कैफे डे फ्लोर में भीड़ लगा रहे हैं और इंस्टाग्राम रेडी सेल्फी ले रहे हैं। 5 विवादों यूक्रेनी चरित्र का चित्रण। दूसरे सीजन में यूक्रेन में पेट्रा नामक एक यूक्रेनी चरित्र, यूक्रेन में इस्तेमाल नहीं किया जाने वाला नाम, के चित्रण को लेकर विवाद हुआ था जिसे एक छोटे चोर और दुकानदार के रूप में दर्शाया गया था। हैशटैग हम पेट्रास नहीं हैं कुछ घंटों के लिए ट्रेंड कर रहा था। 85 यूक्रेनी संस्कृति मंत्री ओलेक्सांद्र तकाचेंको ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लिखा, एमिली इन पेरिस में हमारे पास एक यूक्रेनी महिला की कैरिकेचर छवि है जो अस्वीकार्य है। यह अपमानजनक भी है। उन्होंने नेटफ्लिक्स को पेट्रा के चित्रण की शिकायत करते हुए एक पत्र भी लिखा।
86-87 तकाचेंको के अनुसार नेटफ्लिक्स ने एक प्रतिक्रिया भेजकर कहा कि उन्होंने यूक्रेनी दर्शकों की असंतोष को सुना है और पेट्रा को तीसरे सीजन के लिए एक अलग संदर्भ में दिखाया जाएगा। 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में रिश्वतखोरी के आरोप। शो के पहले सीजन को 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 2 नामांकन प्राप्त हुए, लेकिन समारोह से पहले यह बताया गया कि मतदान निकाय के 30 सदस्यों को पेरिस ले जाया गया था, जहां उन्होंने द पेनिनसुला पेरिस में 2 रातें बिताईं और उन्हें म्यूसी डेस आर्ट्स फोरेंस में एक निजी दोपहर के भोजन का आनंद दिया गया, जिसका बिल कथित तौर पर शो के डेवलपर पैरामाउंट नेटवर्क द्वारा भुगतान किया गया था। 89 इसने कुछ आलोचकों को मतदान निकाय की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। 89 क्योंकि एमिली इन पेरिस को एक आलोचनात्मक विफलता माना गया था। 90 और इसका नामांकन एक आश्चर्य था। 91-92 इसके विपरीत समीक्षकों द्वारा प्रशंसित शो, विशेष रूप से आई में डिस्ट्रॉय यू को नामांकित नहीं किया गया था। पुरस्कार। एमिली इन पेरिस को प्राप्त प्रशंसाएं। वर्ष पुरस्कार वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम संदर्भ 2021 कला निर्देशक गिल्ड पुरस्कार आधे घंटे की एकल कैमरा टेलीविजन श्रृंखला के लिए प्रोडक्शन डिजाइन में उत्कृष्टता एनी सीबेल, एमिली इन पेरिस के लिए मनोनीत 94। कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स गिल्ड अवार्ड्स समकालीन टेलीविजन में उत्कृष्टता पेट्रिसिया फील्ड और मैरिलिन फिटोसी, फॉक्स एमिस के लिए मनोनीत 95। क्रिटिक्स च्वाइस टेलीविजन अवार्ड्स कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री एशले पार्क मनोनीत 96। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज संगीतमय या हास्य एमिली इन पेरिस मनोनीत 97-98। टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री संगीतमय या हास्य लिली कॉलिंस मनोनीत। एमटीवी मूवी और टीवी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ शो एमिली इन पेरिस मनोनीत 99। सर्वश्रेष्ठ सफलता प्रदर्शन एशले पार्क मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ चुंबन लिली कोलिंस और लुकास ब्रावो मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ जोड़ी लिली कोलिंस और एशले पार्क मनोनीत। प्राइम टाइम एमी पुरस्कार उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला एंड्रयू फ्लेमिंग, टोनी हर्नांडेज, लिली बर्न्स, डेरेन स्टार, एलिसन ब्राउन, ग्रांट स्लॉस, स्टीफन जोएल ब्राउन, शिहान फे, जेक फुलर, लिली कोलिंस और राफेल बेनोलियल मनोनीत 100। प्राइम टाइम क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स कथात्मक कार्यक्रम के लिए उत्कृष्ट प्रोडक्शन डिजाइन आधे घंटे या उससे कम एनी सीबेल, जीनेवेस रेबियर और क्रिस्टेल मैसन्यूवे, एमिली इन पेरिस के लिए मनोनीत 101। 2022 प्राइम टाइम क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स कथात्मक कार्यक्रम के लिए उत्कृष्ट प्रोडक्शन डिजाइन आधे घंटे या उससे कम एनी सीबेल, बेनियट टेटेलिन और क्रिस्टेल मैसन्यूवे, द कुक, द थीफ, हर घोस्ट एंड हिज लवर, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन मनोनीत 102। सेट डेकोरेटर्स सोसाइटी ऑफ अमेरिका अवार्ड्स आधे घंटे की सिंगल कैमरा श्रृंखला में सजावट डिजाइन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि क्रिस्टेल मैसन्यूवे और एनी सीबेल मनोनीत 103। यह भी देखें। फ्रेंच टेलीविजन थॉट्स। नेटफ्लिक्स के अनुसार शीर्षक का उच्चारण पेरिस के फ्रेंच उच्चारण पारी के साथ किया जाता है ताकि शीर्षक में तुकांत ध्वनि हो। डेरेन स्टार, जन्म 25 जुलाई 1961, एक अमेरिकी लेखक, निर्देशक और फिल्म और टेलीविजन के निर्माता हैं। उन्हें टेलीविजन सीरीज बेवली हिल्स 90210, 1990 से 2000, मेलरोज प्लेस 1992 से 1999, सेक्स एंड द सिटी 1998 से 2004, यंगर 2015 से 2021, एमिली इन पेरिस 2020 वर्तमान, एंड जस्ट लाइक दैट 2021 वर्तमान और अनकपल्ड 2022 बनाने के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। डेरेन स्टार का जन्म मैरीलैंड के पोटोमैक में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनकी मां एक स्वतंत्र लेखिका थीं और उनके पिता एक ऑर्थोडोंटिस्ट थे। उन्होंने विंस्टन चर्चिल हाई स्कूल और यूसीएलए में पढ़ाई की, जहां उन्होंने अंग्रेजी और रचनात्मक लेखन का अध्ययन किया। आजीविका। उन्होंने अपने हाई स्कूल के अनुभवों के आधार पर टेलीविजन सीरीज बेवली हिल्स 90210 और मेलरोज प्लेस बनाई और वे HBO सीरीज सेक्स एंड द सिटी के निर्माता और लेखक थे। 4. उन्होंने सेंट्रल पार्क वेस्ट 1995, ग्रॉस पॉइंटे 2000, द ट्रीट 2000, मिस मैच 2003,
किचन कॉन्फिडेंशियल 2005, रनअवे 2006 और कश्मीरी माफिया 2008 पर भी काम किया। उद्धरण वांछित वह सेक्स एंड द सिटी द मूवी के निर्माता थे जो 2008 में रिलीज हुई थी और इसके सीक्वल सेक्स एंड द सिटी 2 जो 2010 में रिलीज हुई थी। उद्धरण वांछित 2002 में उन्हें ऑस्टिन फिल्म फेस्टिवल के उत्कृष्ट टेलीविजन लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह प्रोजेक्ट एंजेल फूड के निदेशक मंडल में बैठते हैं। 5. 2020 में उन्होंने वायाकॉम CBS के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 6. व्यक्तिगत जीवन स्टार खुलेआम समलैंगिक हैं। 7. उनके न्यूयॉर्क शहर और लॉस एंजल्स में निवास हैं। फिल्मोग्राफी निर्माता बेवर्ली हिल्स 90210 1990 से 2000, मेलरोज प्लेस 1992 से 1999, सेंट्रल पार्क वेस्ट 1995 से 1996, सेक्स एंड द सिटी 1998 से 2004, ग्रोस पॉइंट 2000 से 2001, मिस मैच 2003, यंगर 2015 से 2021, एमिली इन पेरिस 2020 वर्तमान और बस ऐसे ही 2021 वर्तमान, अनकपल्ड 2022, पटकथा लेखक डूइंग टाइम ऑन प्लैनेट अर्थ 1988, डेड हीट 1988, बिना श्रेय अगर नजरिया मार सकता 1991, कार्यकारी निर्माता मेलरोज प्लेस 1992 से 1995, बेवर्ली हिल्स 90210 1992 से 1995, सेंट्रल पार्क वेस्ट 1995 से 1996, सेक्स एंड द सिटी 1998 से 2000, द स्ट्रीट 2000, ग्रोस पॉइंट 2000 से 2001, मिस मैच 2003, किचन कॉन्फिडेंशियल 2005, रनअवे 2006, कश्मीरी माफिया 2008, GCB 2012, यंगर 2015 से 2021, एमिली इन पेरिस 2020 वर्तमान, अनकपल्ड 2022, निर्माता सेक्स एंड द सिटी 2008, सेक्स एंड द सिटी 2 2010, लिली जेन कोलिंस जन्म 18 मार्च 1989, एक अंग्रेजी और अमेरिकी अभिनेत्री हैं। गिल्डफोर्ड में जन्मी और लॉस एंजल्स में पली बढ़ी, उन्होंने 2 साल की उम्र में BBC सिटकॉम ग्रोइंग पेन्स में स्क्रीन पर अभिनय करना शुरू किया। 2000 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने अधिक नियमित रूप से अभिनय और मॉडलिंग करना शुरू कर दिया और स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म द ब्लाइंड साइड 2009 में अपनी सहायक भूमिका के लिए पहचान हासिल की। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें हॉरर फिल्म प्रीस्ट 2011, थ्रिलर एब्डक्शन 2011 और फंतासी फिल्में मिरर मिरर 2012 और द मॉर्टल इंस्ट्रूमेंट्स सिटी ऑफ बोन्स 2013 शामिल हैं। कोलिंस को रोमांटिक कॉमेडी रूल्स डोंट अप्लाई 2016 में एक युवा अभिनेत्री की भूमिका के लिए समीक्षकों द्वारा सराहा गया था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, और ड्रामा टू द बोन 2017 में एनोरेक्सिया से पीड़ित एक युवा वयस्क की भूमिका निभाई। वह बायोपिक्स एक्सट्रीमली विक्ड, शॉकिंगली एविल एंड विले 2019, टोल्किन 2019 और मैनक 2020 में दिखाई दीं। उन्होंने BBC मिनी सीरीज लेस मिजरेबल्स 2018 से 2019 में फैंटाइन का किरदार निभाया और 2020 से नेटफ्लिक्स रोमांटिक कॉमेडी सीरीज एमिली इन पेरिस में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एमिली कूपर का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड, टेलीविजन सीरीज म्यूजिकल या कॉमेडी और प्राइम टाइम एमी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज निर्माता के रूप में के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने संस्मरण अनफिल्टर्ड, नो शेम, नो रिग्रेट्स, जस्ट मी 2017 लिखा है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य और शरीर की छवि के साथ उनके संघर्षों पर चर्चा की गई है। प्रारंभिक जीवन लिली जेन कोलिंस का जन्म 18 मार्च 1989 को हुआ था। वे अंग्रेजी संगीतकार फिल कोलिंस और उनकी दूसरी पत्नी जिल टेविलमैन की बेटी हैं, जो एक अमेरिकी है और बेवर्ली हिल्स विमेंस क्लब की पूर्व अध्यक्ष हैं। 2
उनके नाना एक कनाडाई यहूदी आप्रवासी थे जो कई वर्षों तक कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में पुरुषों के कपड़ों की दुकान के मालिक थे। 3, 4, 5, 6 कोलिंस अपने पिता की पहली शादी से संगीतकार साइमन कोलिंस और अभिनेत्री जोली कोलिंस की सौतेली बहन है और उनके पिता की तीसरी शादी से उनके 2 अन्य छोटे सौतेले भाई हैं। उनके चाचा कार्टूनिस्ट क्लाइव कोलिंस थे। 1996 में अपने माता पिता के तलाक के बाद जब वह 6 साल की थी, कोलिंस अपनी मां के साथ लॉस एंजल्स चली गईं। 7, 8 उन्होंने हार्वर्ड वेस्टलेक स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और प्रसारण पत्रकारिता में प्रमुखता के साथ दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भाग लिया। 9 उन्हें 2007 में पेरिस में बाल देश डेब्यूटेंट में डेब्यूटेंट के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 10 एक किशोरी के रूप में वह एक खाने के विकार से पीड़ित थी जिसे बाद में उसने अपनी आत्मकथा अनफिल्टर्ड, नो शेम, नो रिग्रेट्स, जस्ट मी में वर्णित किया। शी आजीविका यह भी देखें लिली कोलिंस के प्रदर्शनों की सूची 2007 से 2012 प्रारंभिक कार्य और सफलता 2012 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कोलिंस ने 2 साल की उम्र में बीबीसी सीरीज ग्रोइंग पेन्स में अभिनय करना शुरू किया। 2004 में वह टीन ड्रामा सीरीज 90210 के 2 एपिसोड में नजर आईं, जिसमें पहले सीजन का फिनाले भी शामिल था। उस वर्ष बाद में उन्हें फिल्म द ब्लाइंड साइड में कोलिंस टूही के रूप में अभिनय करके सफलता मिली, जो ली एनी टूही, सैंड्रा बुलॉक का किरदार, की बेटी थी। 12 यह एक व्यावसायिक सफलता थी। 13, 14 जिसने $250 मिलियन से अधिक की कमाई की और यह अब तक का सबसे अधिक कमाई करने वाला स्पोर्ट्स ड्रामा बन गया। 2011 में उन्होंने थ्रिलर प्रीस्ट में योद्धा पुजारी की बेटी लुसी की भूमिका निभाई। 16 पॉल बेटनी के साथ। 17, 18 हालांकि यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक विफलता थी, लेकिन उनके प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा की गई और MTV नेटवर्क्स के nextmovie.com ने उन्हें 2011 में देखने लायक ब्रेकआउट सितारों में से एक नामित किया। 19 उन्होंने टेलर लॉटन के साथ 2011 की एक्शन फिल्म अपहरण में सह-अभिनय किया। 2012 में कोलिंस ने परीक्षा स्नो व्हाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स के रूपांतरण मिरर में स्नो व्हाइट की भूमिका निभाई। ब्रिटिश अखबार द डेली टेलीग्राफ के रॉबी कोलिन ने उनके बारे में लिखा, उनके पास सिनेमा के लिए एक मनमोहक, सनसनीखेज, लगभग सही चेहरा है। ऑड्रे हेपबर्न को लियाम गैलाघर की भौहों के साथ सोचें। उनकी मुस्कान चुटीलेपन का आदर्श है। 21 कोलिंस ने फिल्म में अपने गायन की शुरुआत की। आई बिलीव इन लव का एक अंग्रेजी पुनर्लिखित कवर प्रस्तुत किया। इसके अलावा 2012 में उन्होंने स्टक इन लव में सामंथा की भूमिका निभाई। 2013 से 2016 प्रसिद्धि और आलोचनात्मक मान्यता में वृद्धि। 2013 वंडरकॉन में कोलिंस को शुरुआत में इविल डेड के 2013 के रीमेक में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन शेड्यूलिंग के मुद्दे के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया। 23-24 उन्होंने अगस्त 2013 में जारी M83 के संगीत वीडियो क्लाउडिया लुइस में एक पृथ्वी पर आने वाले एलियन की शीर्षक भूमिका निभाई। उन्होंने द मॉर्टल इंस्ट्रूमेंट्स सिटी ऑफ बोन्स में क्लेरी फ्रे के रूप में अभिनय किया, जो कि कैसेंड्रा क्लेयर द्वारा लिखित द मॉर्टल इंस्ट्रूमेंट्स उपन्यासों की पहली पुस्तक का फिल्म रूपांतरण है। 25 इस भूमिका के लिए उन्हें 2014 में टीन चॉइस अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 26 अक्टूबर 2013 में कोलिंस 30 सेकंड्स टू मार्स के सिटी ऑफ एंजल्स के संगीत वीडियो में दिखाई दी। 27 2014 में कोलिंस ने लव रोजी के फिल्म रूपांतरण में रोजी डन के रूप में अभिनय किया। 28-29 लव रोजी को नकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था, हालांकि उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई थी। द आयरिश टाइम्स के डोनाल्ड क्लार्क ने उन्हें पूरी तरह से आकर्षक बताया। कोलिंस ने रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा रूल्स डोंट अप्लाई 2016 में महत्वाकांक्षी अभिनेत्री माला माब्रे के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी। 31 जब फिल्म नवंबर में रिलीज हुई तो इसे मिश्रित समीक्षा मिली और इसने अपने $25 मिलियन के बजट के मुकाबले $3.9 मिलियन की कमाई की। इसके बावजूद मार्ला माब्रे के रूप में उनकी भूमिका के लिए कोलिंस को 74वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में कॉमेडी या संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए पहला गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। 2016 में कोलिंस द लास्ट टाइकून के लिए निर्मित एक पायलट का हिस्सा थीं।
जो कि एफ. स्कॉट फिट्जगेराल्ड की आखिरी किताब द लास्ट टाइकून पर आधारित थी। अमेज़न ने 27 जुलाई 2016 को श्रृंखला के लिए पायलट को उठाया, लेकिन बाद में सितंबर 2017 में दूसरे सीजन की अपनी योजना को रद्द कर दिया। 32 मार्च 2016 में कोलिंस एनोरेक्सिया ड्रामा फिल्म टू द बोन में मुख्य भूमिका में शामिल हुईं, जिसे मार्टी नोक्सन ने लिखा और निर्देशित किया था। 33 फिल्म एनोरेक्सिया नर्वोसा से पीड़ित 20 वर्षीय महिला एलेन का अनुसरण करती है। इसका प्रीमियर 22 जनवरी 2017 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में यूएस ड्रामेटिक प्रतियोगिता के एक प्रतियोगी के रूप में हुआ। इसे 14 जुलाई 2017 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज किया गया था। जब फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी तो इस बात को लेकर कुछ विवाद था कि क्या यह फिल्म खाने के विकार वाले लोगों के लिए ट्रिगर होगी। 34 यह विवाद एक अन्य नेटफ्लिक्स के मूल शो 13 रीजन वाई से भी प्रभावित था, जब उस पर आत्महत्या को ग्लैमराइज करने का आरोप लगाया गया था। 36 फिल्म के वर्जित विषय के बावजूद कोलिंस के एलेन के चित्रण को केंद्रीय भूमिका में लिली कोलिंस का अनुकरणीय काम के रूप में वर्णित किया गया था। 37 लॉस एंजल्स टाइम्स के जस्टिन चांग ने लिखा कि एक अलग फिल्म में एलेन की तीखी जुबान ने उसे नकारात्मकता का असहनीय स्रोत बना दिया होगा, लेकिन कोलिंस का प्रदर्शन उससे कहीं अधिक सूक्ष्म है और पटकथा उसे चरित्र के अधिक जटिल, कमजोर किनारों को प्रकट करने का पर्याप्त अवसर देती है। 38 39 40 2017 वर्तमान स्थापित अभिनेत्री कोलिंस और एक्सट्रीमली विक्ड शॉकली इविल एंड विले के सहकलाकार जैक एफ्रॉन 2019 में कोलिंस को बोंग जूनहो द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स ड्रामा फिल्म ओक्जा में कास्ट किया गया था। 41 फिल्म ने 2017 के कान फिल्म महोत्सव में मुख्य प्रतियोगिता खंड में पाल्मे डियोर के लिए प्रतिस्पर्धा की और इसके प्रीमियर के बाद 4 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन प्राप्त किया। 43 इसे नेटफ्लिक्स पर 28 जून 2017 को रिलीज किया गया था। 44 2017 में यह पता चला था कि लेस मिजरेबल्स को एंड्रयू डेविस द्वारा टॉम शैंकलैंड द्वारा निर्देशित बीबीसी मिनी सीरीज में रूपांतरित किया जाएगा। 45 कोलिंस ने फेंटाइन के रूप में अभिनय किया, जो पेरिस की एक युवती थी जिसे उसके अमीर प्रेमी ने छोड़ दिया था, जिससे उसे अपने बच्चे कॉसेट की देखभाल अकेले करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिल्मांकन फरवरी 2018 में बेल्जियम और उत्तरी फ्रांस में शुरू हुआ। द इंडिपेंडेंट की एलेक्जेंड्रा पोलार्ड ने लिखा कि कोलिंस ने फेंटाइन की दुखद भूमिका को दृढ़ता और शालीनता के साथ निभाया है। एक शानदार 47 प्रदर्शन में, जबकि एक अन्य आलोचक ने कहा कि लिली कोलिंस अपने प्रेमी द्वारा त्याग दिए जाने पर अपनी पीड़ा को बयां नहीं करती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे अपने भावनात्मक रूप से समृद्ध प्रदर्शन से शुरू से ही प्रभावित किया। 48 2019 में कोलिंस ने जो बलिंगर द्वारा निर्देशित ड्रामा एक्सट्रीमली विक्ड शॉकली एविल एंड विले में जैक एफ्रॉन के साथ सहाभिनय किया। वह टेड बंडी की लंबे समय से प्रेमिका एलिजाबेथ केंडल की भूमिका निभाती है, जो यह स्वीकार करने के लिए संघर्ष करती है कि उसका प्रेमी एक सीरियल किलर है। फिल्म का विश्व प्रीमियर 26 जनवरी को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 49 उस वर्ष भी कोलिंस ने जीवनी फिल्म टोल्किन में लेखक जेआरआर टोल्किन की पत्नी एडिथ टोल्किन के रूप में सहाभिनय किया। 50 फिल्मांकन अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ और दिसंबर में लपेटा गया। 51 और टोल्किन 10 मई 2019 को रिलीज हुई। 52 2020 में कोलिंस ने वॉन स्टीन द्वारा निर्देशित थ्रिलर इनहेरिटेंस 53 में और पेरिस में काम करने वाले एक युवा अमेरिकी के बारे में नेटफ्लिक्स टेलीविजन श्रृंखला एमिली इन पेरिस में अभिनय किया। 54 एमिली इन पेरिस के लिए कोलिंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन सीरीज म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए दूसरा गोल्डन ग्लोब अवार्ड नामांकन मिला। 55 उसी वर्ष उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म मैंक में लेखक हरमन जे मैनक्यूविक्स की अंग्रेजी प्रतिलेखक रीटा अलेक्जेंडर का किरदार निभाया। 56 कोलिंस होप डिकिंसन लीच द्वारा निर्देशित द क्रेडल 57 और चार्ली मैकडोवेल द्वारा निर्देशित गिल्डेड रेज में अभिनय करने वाली हैं। 58 जून 2021 में यह घोषणा की गई थी कि कोलिंस बच्चों के खिलौने पोली पॉकेट के बारे में लीना डनहम द्वारा निर्देशित एक फिल्म का निर्माण करेंगे। कोलिंस शीर्षक भूमिका निभाएंगे।
तो दोस्तों ओजलिस नाम की एक बेहतरीन मूवी नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। तो आज उसी एक तरह से मूवी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। उसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जब आप तक पहुँचते हैं